जय हिंद, हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पलक मिश्रण। आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें से छाट के हम लोगों ने क्वेश्चंस लिए हैं। PYQ ही है बेसिकली ये, बट इसमें एक चीज़ अलग टाइप का हो गया कि हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया है ऑलरेडी। तो जो हम लोग यूजुअली हम लोग PYQ जब सॉल्व करते हैं या सॉल्व कराते हैं तो चार ऑप्शंस रहता है, फिर हम पूरे ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर हम एक ऑप्शन को टिक लगाते हैं। उससे बेसिकली क्या होता है, मेरा मानना है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैंने ये PPT बनाई हुई है इसमें हम लोगों ने ऑप्शंस को एकदम गायब कर दिया है। जो बेसिकली मेन आंसर है हम लोग उसको रखें। अब देखो होता क्या है कि ये एक नेसेसरी स्टेप भी है मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि जब हम गेट की अगर हम बात करते हैं जिसमें आपका पेपर कोड है XH, ठीक है, XH, और इंग्लिश लिटरेचर के लिए C2। तो जब आप गेट इंग्लिश लिटरेचर देने जाओगे तो उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको खुद से लिखना पड़ता है आंसर। एक तो MCQ होता ही है और एक मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन होता है। तो उसमें बेसिकली एक में आपको लिखना पड़ता है, अपने हाथ से आप टाइप करते हो चीज़ों को, आंसर टाइप करते हो। तो जो लोग ऑप्शन के भरोसे बैठे रहते हैं कि चलो 4 ऑप्शन आएगा उसमें से अपने आप हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करने का टैक्टिक्स अपना के कर लेंगे। तो मैं बता दूं, जब आप वो सॉल्व करने जाओगे तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको रिटन मतलब आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आंसर लिखना पड़ता है। तो जो लोग ऑप्शंस के सहारे रहते हैं, इसीलिए मैंने कहा है कि यार ऑप्शन ही रिमूव कर दूंगी, कि बेसिकली जो है आंसर उसके सामने लिख देंगे, उसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। थोड़ा सा अभी ऑड लगेगा, लेकिन मैं बोलूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। क्योंकि मैंने उसके नीचे भी नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसके सामने कर दिया। इट लुक्स ऑड बट इट्स फाइन। लाइक आपको पढ़ना है, आपको नोट्स चाहिए, आपको उससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो बेसिकली इसमें आई थिंक 80+ क्वेश्चन है। जो मेरा नेक्स्ट PPT है उसमें भी सेम हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें तो 87 है, आई गेस 87 क्वेश्चंस है। एंड नेक्स्ट वाले में क्योंकि यही PYQ 2 ऐसे हम लोगों ने सेव करके रखा है, हिस्ट्री 2 करके, जिसमें हम लोग जो इसमें बच गए हैं चीज़ें वो उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो, बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया वेस्ट करने से। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन हमारा, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉफरी चौसर। चौसर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सेकेंड है हमारे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन को आप लोग जानते हैं कि वो किस एज के हैं, वो न्यू क्लासिकल एज के हैं। एंड सैमुअल जॉनसन ने एक लिखी थी, एक उनकी वर्क है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उनकी जो डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज पे वो कब पब्लिश हुई है ये पूछा था। तो आंसर है आपका 1755। ठीक है, देन आपको पूछा है कि यूटोपिया जो वर्क है, तो ऐसे देखो इसी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। अगर मैं बोलूँ कि उटोपिया किसने लिखा है, तो उटोपिया एक लैटिन मास्टरपीस है। ये इसीलिए हेडिंग किया है, आई एम सॉरी अंडरलाइन किया है। आपको पता होगा उटोपिया एक लैटिन मास्टरपीस है, जिसने किसने लिखा है, थॉमस मोरे ने लिखा है। ठीक है, पब्लिश्ड कब हुआ है, पब्लिश्ड इन 1516। और किसने इसे पहली बार ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेटेड बाय राल्फ रॉबिन्सन इन 1551। तो सारी चीज़ें एक साथ लिख दी तो आपको सब पता चल गया कि पहला ट्रांसलेशन इस वक्त हुआ, पहली बार पब्लिश इस डेट को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गुटेनबर्ग बाइबल, जिसको हम लोग बोलते हैं 42 लाइन्स बाइबल। तो एक ये भी MCQ बन सकता है कि गुटेनबर्ग बाइबल को और क्या बोलते हैं, 42 लाइन। तो मैंने इसे स्लैश में करके लिख दिया है कि आपको पता हो। ठीक है, पहली बार कब पब्लिश हुआ, 1455। नेक्स्ट है कि गुटेनबर्ग बाइबल को किसने प्रिंट किया, बाय जोनास गुटेनबर्ग। इन्हीं के नाम पे रखा है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंट किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग बाइबल वॉज प्रिंटेड बाय Jonas Gutenberg, first published in 1456 in Mainz, Germany. ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो आपको पता है कि फादर फ्रांसिस बेकन है इंग्लिश एसे के, लेकिन सिर्फ ऐसे के अगर कोई फादर है तो वो मोंटेग है। ठीक है, माइकल डी मोंटेग। नेक्स्ट है हमारा द किंग जेम्स बाइबल। इससे रिलेटेड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितने PYQ देखे हैं, ये 1611 का डेट याद कर लो। हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किंग जेम्स बाइबल पूछा ही जाता है। और इवन जब हमारा बैचलर्स का जब पेपर हो रहा था उसके PYQ में भी जब जब ये सिस्टम नहीं था कि रिटन होगा, तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे तो जो इवन ऑड सेमेस्टर में एक में जो होता है MCQ होता था, दूसरे में रिटन होता था। अब तो दोनों में होने लगा है।
जो यूजी करे उनको पता होगा कि अब चेंज कर दिया सिस्टम, उसमें भी ये क्वेश्चन आया ही था, ठीक है। तो हमारा किंग जेम्स बाइबल है, जिसको ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल बोलते हैं, वो 1611 में पब्लिश हुआ। ओके, सो इस क्वेश्चन को जब भी आप लोग पढ़ना तो आप लोग ये याद रखना कि 1611 में तो पब्लिश हुई है, लेकिन इसमें ओके फाइन, एक्चुअली मेरा थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है क्योंकि सर्दी हो गई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यू बोलने की वजह से हाफने लग रही हूँ मैं, या तो देखो 39 बुक्स हैं ओल्ड टेस्टामेंट की और 27 बुक्स हैं न्यू टेस्टामेंट की। तो मैं भी आपको होमवर्क दे देती हूँ कि आपको सर्च करना है कि कौन कौन पर्सन हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। जब ये किंग जेम्स बाइबल बन रही थी तो कौन कौन कितने पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे, सब कुछ आपको इसके बारे में जानना है, ठीक है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि 39 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, 27 बुक्स ऑफ न्यू टेस्टामेंट। चलो, विक्टोरियन एज पूछा है, बहुत ही सिंपल है, एज का क्वेश्चन है, आता ही रहता है, कोई भी साथ भी एज उठा के पूछ लेता है। विक्टोरियन एज स्टार्ट होता है 1837 से एंड एंड होता है 1901 पे। और विक्टोरियन एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। विक्टोरियन एज का हर बार कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो यूजी में पूछता ही रहता है। दिस एज इज अ क्लैश बिटवीन फेथ। फिर आपका रोमांटिक एज का एज पूछा हुआ है, तो आपको रोमांटिक एज में याद रखना है 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट विदाउट प्रीफेस। इससे जो है रोमांटिक एज शुरू होता है, ठीक है, और ख़त्म होता है 1837 से, या कहीं कहीं आपको 32 दिया रहेगा तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन देखेंगे हम। In his 1817 review of Coleridge Biographia Literaria, Francis Jeffrey grouped the following poets together as a Lake School of Poet. So basically जब फ्रांसिस जेफरी जो थे उन्होंने क्या किया था, जब कॉलरिज की बायोग्राफिया लिटरेरिया को 1817 में वो रिव्यू कर रहे थे तो उन्होंने कुछ पोइट्स को लेक स्कूल ऑफ पोइट कह दिया। उन कौन कौन से थे वो? वर्ड्सवर्थ, सौदे एंड कॉलरिज, ये तीनों को उन्होंने क्या बोला? लेक स्कूल ऑफ पोइट। अब देखो रेप ऑफ द लॉक, मैंने जितनी बार देखा रेप ऑफ द लॉक क्वेश्चन था ही, जो अलेक्जेंडर पोप की है। रेप ऑफ द लॉक पब्लिश 2 बार हो चुकी है, याद रखिएगा। पहली बार हुआ था 1712 में, जिसमें 2 कैंटोस थे, 334 लाइन्स थी। दूसरी बार 1714 में हुआ था, जिसमें 5 कैंटोस थे, 794 लाइन्स थी। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है हर बार। अब देखो मैंने बोला ना, फर्स्ट ट्रेजेडी या फिर गौरबोदक या द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स, ये रिटन बाई किसने लिखी है? किसने लिखी है, कब पब्लिश हुआ है? तो थॉमस नॉर्डन एंड थॉमस सैक्विले, एंड पब्लिश कब हुई है? बाई इन 1561, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपको गौरबोदक बोला, कभी आपको फेरेक्स एंड पोरेक्स बोल दिया, कभी आपको पहली ट्रेजेडी बोल दी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सेम चीज़ है, आपका आंसर पता होना चाहिए। चलो, पहला फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, तो फिलिप सिडनी का एक बहुत ही फेमस वर्क है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। ये जो है ये फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस है। ये एक एलिजाबेथन सोनेट सीक्वेंस है। 108 सोनेट का interspersed with 11 songs by Sir Philip Sidney, written in 1582 and published in 1591. नेक्स्ट है, पूछा गया है हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660। तो कौन बना? जेम्स सेकेंड के बाद चार्ल्स सेकेंड बने थे, ठीक है। चार्ल्स सेकेंड के बाद जेम्स सेकेंड बने थे और जेम्स सेकेंड का राज था 1685 टू 1688। नेक्स्ट देखिए, रिस्टोरेशन एज पूछा गया, बहुत ही सिंपल है, 1660 टू 1700। रेस्टोरेशन एज को और क्या बोलते हैं? द एज ऑफ ड्राइडन। देखो आपको पता होगा कि रेस्टोरेशन एज को रेस्टोरेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि चार्ल्स सेकंड जो है वो गद्दी पर बैठे थे, ठीक है।
1660 में, एंड वहीं से ये रेस्टोरेशन एज चालू होती है। लेकिन इससे पहले ऑलिवर क्रॉमवेल जो है राज करते थे 1652 टू 1658, ठीक है, या फिर 1642 से 1660। ऑलिवर जो था वो प्यूरिटन किंग था, एंड देन उसके बाद उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल बना, जो रिचर्ड उतने अच्छे से ऑलिवर की तरह संभाल नहीं पाया चीज़ें, जिसके बाद लोगों को लगा कि अब हमारे राजा को वापस आ जाना चाहिए। अब पूछा गया है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, देखो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यार इतना, दो चीज़ है ना जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये 1611 वाला जो डेट है और 1066 वाला है, उसको तो याद करके हटा दो कि ये पूछा ही जाता है। ये भी पूछा गया है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को और क्या बोलते हैं? द बैटल ऑफ हैस्टिंग इन 1066, ये याद रखना। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, क्वेश्चन नंबर 17 है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वो सेटअप बाई, किसने सेटअप किया पहला प्रिंटिंग प्रेस इंग्लैंड का? तो किसने? विलियम कैक्सटन इन 1475 एट वेस्टमिनिस्टर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज द वॉर ऑफ द रोजेस सिग्निफिकेंस। तो देखो जो यॉर्क थे वो वाइट रोज से सिग्निफाई करते थे और जो लैंकेस्टर था उसे रेड रोज से सिग्निफाई करता था। द राइवल फैक्शंस इन द वॉर वर सिंबलाइज्ड बाय रेड एंड वाइट रोज रिस्पेक्टिवली। तो जो वॉर ऑफ द रोजेस है जैसे 100 ईयर वॉर बोलते हैं, इसमें ऐसा नहीं था कि लाइक 100 साल तक लगातार चला। सो आई एम सॉरी, बेसिकली 100 ईयर वॉर अलग है एंड वॉर ऑफ द रोजेस अलग है। आई डोंट नो मैंने मिक्स कैसे कर दिया, सॉरी। तो जो वॉर ऑफ द रोजेस है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो वॉर ऑफ द रोजेस में मैंने बताया यॉर्क जो है वो वाइट रोज को सिग्निफाई करता है और लैंकेस्टर रेड रोज को, ठीक है। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म हमारे कॉलरिज भैया को बोला जाता है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। देन हमारा पूछा गया है कि 1700 टू 1745 को कौन सी एज बोली जाती है? तो ये अगस्टन एज है, जिसको एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी बोला जाता है, ठीक। अब देखो पूछा गया है कि किसने स्लोगन दिया बैक टू नेचर? तो रोसू ने ये स्लोगन दिया था कि बैक टू नेचर। पूछा गया कि विच एज कम्स आफ्टर 1660? तो बहुत ही सिंपल, 1660 रेस्टोरेशन। फिर पूछा है कि हु पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स? तो बेन जॉनसन की है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इन्होंने इसे पॉपुलराइज किया, ठीक है। देन चौसर की, बेसिकली चौसर का एज पूछ रहा है, तो 1343 से 1400 के बीच में इनका आप लोग जन्म और मृत्यु देखोगे। देन यहाँ पे हमारा फाइनली 100 ईयर वॉर आ जाता है। 100 ईयर वॉर इज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। 1337 से 1453 तक हमारा ये 100 ईयर वॉर चला था। एंड मैं बता दूं कि ऐसा नहीं था कि पूरे 100 साल लगातार लड़ाई हुई है ना, रुक रुक के हुआ था, क्योंकि उसके ड्यूरेशन स्पैन पूरा 100 साल का हो गया था, क्योंकि उसके बीच में कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा था। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट 100 ईयर वॉर। बट ऐसा नहीं था कि जैसे एक युद्ध होता है नॉर्मली तो वो कंटिन्यू चलता है जब तक कोई कंक्लूजन पे नहीं आ जाए, पर बस इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें रुकते थे, फिर चालू करते थे, फिर रुकते थे, ऐसा है। और ये पूरा स्पैम ऑफ 100 ईयर्स ऐसे लेकर कंटिन्यू होता है। और ये किसके बीच में था? इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब पूछा है हमारे पियर्स प्लोमैन जो वर्क है उसके ऑथर कौन है? तो हमारे ऑथर है विलियम लैंगलैंड, ठीक है। आपकी पूछा है ऑथर ऑफ कैंटरबरी टेल्स, वेरी फेमस, चौसर, published and printed by William Caxton in 1476 and written by Chaucer in between 1387 to 1400। तो चौसर की वर्क है कैंटरबरी टेल्स। मैं बता दूं चौसर की जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, मतलब कितनी ही PYQ देख लो, इससे हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो नेट के फेवरेट होते हैं, तो समझ लो ये चौसर भी एक फेवरेट टॉपिक है उनका, कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट हमारा कैवेलियर पोएट सपोर्ट विच किंग? तो बहुत ही सिंपल है, कैवेलियर है वो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि नहीं, हम हमारे चार्ल्स फर्स्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे वो राजा था वैसे ही ये लोग, उनकी राइटिंग स्टाइल भी उसी टाइप की थी, है ना। इसीलिए चार्ल्स फर्स्ट इनको बहुत सपोर्ट करते, क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल थोड़ी सी, आप जानते हो चार्ल्स फर्स्ट कैसा किंग था। एंड तो बस
जैसा राजा होगा वैसे ही लिखने वाले भी होंगे। The next question is question number 29, that is Aphrodite is the goddess of love। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन है इलियड, जो कि अभी हमारे 5th सेमेस्टर बीए के सिलेबस का भी एक पार्ट था, मैंने पढ़ा भी रखा है इलियड। इलियड इज रिटन बाय होमर। 10 बुक्स में इलियड है, क्योंकि ये एक एपिक है तो सिंपल सी बात है कि इतना लेंथ तो होना बनता है। 10 बुक्स। The 31, which is the Divine Comedy, is the journey from, तो Divine Comedy is the journey from hell to paradise, hell to heaven। ठीक है। 32 है हमारा the phrase the morning star of Renaissance, ये किसके लिए यूज होता है? तो the morning star of Renaissance was used by Chaucer, so for Chaucer, जॉफरी चौसर। 33 हमारा कौन बोली जाती है, बहुत ही फेमस है, बहुत सारे करंट हमारे जो आजकल की जनरेशन है जेन जी, वो भी काफ़ी अगाथा क्रिस्टी के वो को लेकर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है। क्वीन ऑफ क्राइम अगाथा क्रिस्टी। ओके। द नेक्स्ट इज 34, द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, सो रेस्टोरेशन पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई होम? द फ्रेंच ड्रामेटिस्ट। ठीक। अब देखो पुलिट्जर प्राइज वॉज अवॉर्डेड बाई, तो कौन ये पुलिट्जर प्राइज देता है? तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क, उसने 1917 से ही शुरू किया था और अब तक ये चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ, तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन लिटरेचर। इसमें रोमांटिसिज्म, आइडियलिज्म ये दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, which says that which incident is considered as the beginning of Renaissance। तो रेनेसा जब शुरू हुआ था तब हमारा जो वॉर ऑफ द रोजेस है वो एंड हो गया था। ठीक है। जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चल रहा था वो खत्म हो चुका था, और उसी के जस्ट बाद हमारा रेनेसा चालू होता है। द वॉर ऑफ द रोजेस किस ईयर में एंड होता है? तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1455 टू 1485। 1485। ठीक है। सो लॉवेस सेड दैट ही फाउंड इंग्लिश एज डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट, दिस इज द स्पेलिंग मिस्टेक। ही फाउंड इंग्लिश एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज अ लैंग्वेज। तो चौसर को हम लोग बोलते हैं कि इन्हीं की वजह से जो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सब चौसर की वजह से हुआ है। क्योंकि चौसर ने इंग्लिश को एक डायलेक्ट की तरह देखा, क्योंकि जब आप एजेस में जाओगे ना तो एंग्लो सेक्शंस और ये सब जो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डायलेक्ट्स उस वक्त कैसी थी। तो जब चौसर आए तो उसने डायलेक्ट को पकड़ा और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज बना के ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो किसने बोला इसका भी नाम याद रखेंगे, और किसके लिए बोला गया ये भी। नेक्स्ट है हमारा मैथ्यू आर्नोल्ड लिखते हैं विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री। इन्होंने भी लिखा है, चौसर के लिए लिखा है, विथ हिम इज बॉर्न आवर रियल पोइट्री। नेक्स्ट है हमारा लेविएथन, क्वेश्चन नंबर 40 इज लेविएथन इज फेमस वर्क बाई थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स ने क्या लिखा है? लेविएथन। 41 देखिएगा, हु रोट हिस्टोरिकल रोमांस। सो हिस्टोरिकल रोमांस हमारे वॉल्टर स्कॉट लिखते थे। ठीक है। देन 42 क्वेश्चन इज एंशिएंट पीपल ऑफ ब्रिटेन इज केल्ट्स। ठीक है। अब जब आप पुराना मैप देखोगे, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ेंगे, तो जो फर्स्ट हमारी एज होती है तो केल्ट्स, ब्राइटन्स और बहुत सारे आप एक देखोगे आइलैंड की तरह, उसमें आपको 6 to 7 ऐसे नाम्स दिखाई देंगे, उसमें से केल्ट्स जो है बहुत ही फेमस है। ठीक है। सो जो एंशिएंट निवासी थे ना ब्रिटेन के, वो केल्ट्स ही थे। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश पोएट एडिक्टेड टू ओपियम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे जो कॉलरिज थे वो ओपियम को लेते थे और उसके बाद ही वो सारा वर्क लिखते थे। ठीक है। द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिजाबेथन एज को ही द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। नेक्स्ट है द पिलग्रिम प्रोग्रेस was written by, so John Bunyan was the writer of Pilgrim Progress. The Beauty is Truth Beauty किसने कहा है? John Keats in his work Ode on Grecian Urn।
written in 1819 and published in 1820. नेक्स्ट द रेप ऑफ द लॉक, ये क्या है? ये एक पोएम है जो किसने लिखा है? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। कार्ल मार्क्स किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो ही बिलोंग टू जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दैट हु इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड? सो किसने किया है? इनका नाम बहुत पहले आ चुका है, विलियम कैक्सटन। Who succeeded Elizabeth I in 1603, establishing Stuart dynasty? So James VI of Scotland, ठीक है, he became the James I of England. जैकोबियन एज जहाँ से चालू होती है, जेम्स फर्स्ट के नाम से फिर जैकोबियन एज चालू होता है 1603 to 1625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या है? सो 450 to 1066, दिस इज कॉल्ड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश का जो टाइम पीरियड है वो यही है, 450 to 1066। वेट, नेक्स्ट देखो, इंग्लिश नॉवल अक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन। तो जो इंग्लिश नॉवल है उसने अपने मॉडर्न फॉर्म को कब अक्वायर किया? सो इन 18th century। नेक्स्ट देखो, हु डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? इट्स जेम्स जॉयस, जिन्होंने नोबेल प्राइज नहीं जीत पाया वो लिटरेचर के लिए, ठीक है। देखो, जीबी शॉ जो थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनको नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था इन 1925 फॉर लिटरेचर। जॉन गेल्सवर्दी को अवार्ड किया गया था इन 1932। देन हमारा W.B. यीट्स थे इन 1923। देखो, ईट्स की स्पेलिंग भी गलत है। एंड देन T.S. इलियट इन 1948। देन क्वेश्चन है हमारा 54, द ऑथर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। सो इनका बहुत ही फेमस राइटर है डैनियल डिफो, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखो, हु इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट्स? सो ऑफकोर्स बेन जॉनसन इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। यूनिवर्सिटी विट्स में एक और क्वेश्चन बहुत फेमस आता है कि कौन ऐसा यूनिवर्सिटी विट है जो ट्रेजेडी नहीं लिखता? तो जॉन लिवी, क्योंकि वो कॉमेडी राइटर थे, बट ही वॉज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, होरेस वेलपोर्न एंड एन रेडक्लिफ नोन एज द ऑथर ऑफ द गॉथिक नॉवल। सो ये गॉथिक नॉवेल्स जो है इनका नाम बहुत ही फेमस आता है जब हम गॉथिक नॉवल की बात करते हैं। तो who quoted these lines about tragedy? The plot then is the principle and the soul of tragedy. The character holds the second place. बहुत ही सिंपल है। सोल ऑफ ट्रेजेडी आया नहीं कि आप एरिस्टोटल पे टिक लगा दो, क्योंकि एरिस्टोटल के जो पोइटिक्स है उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी है जो क्वेश्चन एग्जाम में नेट में हमेशा पूछा जाता है। इलियड फर्स्ट ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाई। सो इलियड जो है हमारा होमर की जो बुक है जो 10 बुक्स में लिखी गई है, एपिक है, उसको किसने इंग्लिश लैंग्वेज में पहली बार ट्रांसलेट किया? सो इन 1611 बाय जॉर्ज चैपमैन, सेकेंडली ट्रांसलेटेड बाय ड्राइडन, ठीक है, इन 1700, एंड देन अलेक्जेंडर पोप ने किया इन 1750। सो दीज आर फेमस न्यू क्लासिकल राइटर्स मैन, सो दे यूज्ड टू डू दैट, राइट। नेक्स्ट हमारा heroic drama was formed mainly specific to, so heroic drama was formed mainly specific to the restoration period. Question number 60 हमारा representative of Victorian novelist, that is Charles Dickens, representative of the Victorian novelist. Charles Dickens बहुत ही ज़्यादा फेमस है। Next 61 question, romantic poetry is the revival of रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट 62, क्रॉनिक प्ले पॉपुलर कब हुआ था? सो इट इज पॉपुलर इन ड्यूरिंग 16th century। हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल? हेनरी फील्डिंग इज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल। रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, हु इज द राइटर ऑफ द रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर? द आंसर इज फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है हमारी जो कि किसने लिखी है? निकोलस उडल, और क्या नाम है? रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 65, थॉमस किड की फेमस ट्रेजेडी का नाम, दैट इज स्पैनिश ट्रेजेडी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रेन मोरालिटी प्लेज बिगिन?
सो हेनरी सिक्स का जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पीरियड में हमारे जो मोरालिटी प्लेस थे वो चालू हुए थे। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन किंग, तो जो हमारे सेंट ऑगस्टीन थे वो जो पहली बार जिस किंग को उन्होंने कन्वर्ट किया था दैट इज किंग इथिलबर्ट। ठीक है, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कभी बचपने में पढ़े होगे, यूजी में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इथिलबर्ट वाज द फर्स्ट किंग जिसको सेंट ऑगस्टीन ने कन्वर्ट किया था, पहला क्रिश्चियन राजा। ठीक है, विच लैंग्वेज डिड नॉट को एग्जिस्ट इन एंग्लो नॉर्मल इंग्लैंड, तो एंग्लो नॉर्मल इंग्लैंड में डच एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये पता है, ये जब आप पढ़ोगे ना एज, तो उसमें एक ग्राफ दिखाते हैं, कैसे मैं बताऊँ, ग्राफ का पिक्चर इधर नहीं है ना, पूरा एरिया था, तो उसमें जो जो नाम लिखा था ना वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे वो भी थी। आई डोंट नो, अगर मेरे पास होता है तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी, इस पीपीटी में उसे ऐड कर दूंगी, तो क्योंकि फिर इजी हो जाएगा ना आप लोगों को। चलो, और कौन सी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, जो मैंने बता कि ब्रिटेन के जो मेन निवासी थे केल्ट्स, उनकी लैंग्वेज केल्टिक, देन फ्रेंच एंड देन लैटिन, ये 3 लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, डच एग्जिस्ट नहीं करती थी। नेक्स्ट देख लो 69, आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड गिव 3 लैंग्वेज नेशन फॉर ओवर 2 सेंचुरीज, 3 लैंग्वेज दे दिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इंग्लिश को दिया, फ्रेंच लैंग्वेज दी एंड लैटिन लैंग्वेज दी। तो ऐसा क्या हुआ था ना कि पूरी जो जनजाति है वो 3 लैंग्वेज में डिवाइड हुई थी, कि राजा अलग लैंग्वेज बोल रहा है, जो चर्च से रिलेटेड पीपल है, चर्चमैन है, वो अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, और कॉमनर इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, तो जो आज की इंग्लिश है, जिसको अगर कोई 4 लफ्ज़ इंग्लिश में अच्छा बोल दे तो हम लोग बहुत सोचते हैं कि ओ वाह इसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है ना, एंड इंग्लिश को सुन के रिलेटिव्स खुश हो जाते हैं कि अच्छा इसको तो इंग्लिश बोलने आता है। तो उस टाइम पीरियड में इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विथ वर्सेस डिविजन। सो जो जेनेवा बाइबल थी उसमें वर्सेस के साथ डिविजन थे, जो इंग्लिश बाइबल थी। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वॉज प्रोड्यूस्ड बाई, तो पहला कंप्लीटेड प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल कौन सा है, इट्स माइल कवरडेल, माइल्स कवरडेल ने इसे प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल इन मैन्यूस्क्रिप्ट, दिस जॉन वाइक्लिफ। सो जो बाइबल अकेले इतना सारा क्वेश्चन कंसिस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा गुटेनबर्ग, और फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल है लैटिन में हुआ था। सो बेसिकली क्या है ना कि देखो, जो फर्स्ट हैंड रिटन बाइबल था मैन्यूस्क्रिप्ट में वो जॉन वाइक्लिफ ने लिखा था, और जो सेकेंड था वो गुटेनबर्ग बाइबल था, जो कि फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल थी लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज अगस्टन एज इज कॉल्ड सो बिकॉज, तो अगस्टिन एज को अगस्टिन एज क्यों कहते हैं, बिकॉज द इंग्लिश राइटर्स इमिटेटेड द रोमन राइटर इन दिस पीरियड। ठीक है, अगस्टस सीजर के टाइम पीरियड पे जो रोमन राइटर्स थे जैसा लिख रहे थे उनको इंग्लिश राइटर्स उन्हें इमिटेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दैट द नेम सजेस्ट अगस्टिन एज। ठीक है, एंड जो अगस्टिन एज जो अगस्टस सीजर है वो उन्हीं के नाम पे, ये जो महीना पड़ता है ना अगस्त, वो उन्हीं के नाम पे पड़ता है। एंड अगस्त का मतलब आई गेस हैप्पी होता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था कभी अपने लाइफ में, तो अगस्त का मतलब हैप्पी होता है। नेक्स्ट देखो 74, चार्ल्स डार्विन की बहुत ही फेमस वर्क है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आपने 10th की बायोलॉजी में इसको सुना होगा, वॉज पब्लिश्ड इन 1859, तो ये 1859 में। और चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशनल थ्योरी थी, अगर किसी ने सोशियोलॉजी भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हम प्रॉपर थ्योरीज, जब सोशियोलॉजी के 4th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में जब थ्योरी पढ़ते हैं उसमें क्लियरली स्टेट होता है, चार्ल्स डार्विन को भी पढ़ना होता है। और क्योंकि चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी उसने रिलीजन को चैलेंज किया था, जैसे हर रिलीजन का एक अपना है कि दुनिया कैसे बनी है, राइट। तो जो इवोल्यूशन थ्योरी के आने के बाद बहुत सारे हंगामे मच गए थे कि अरे इसने तो रिलीजन को क्वेश्चन करना चालू कर दिया, समझ रहे हो, वो चीज़ था। नेक्स्ट देखेंगे, ही फाउंडेड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल।
किसने कहा? यानी उन्होंने एक पत्थर की तरह इंग्लिश को पाया और उन्होंने इंग्लिश को मार्बल बना के छोड़ दिया। हु सेड टू हु? सो जॉनसन ने ड्राइडन को कहा है, सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को बोला है कि वो इंग्लिश को एक ईंटे की तरह, ये बिल्कुल चौसर वाला सीन है, ठीक है। जो लेविस ने चौसर को बोला वही सेम चीज इसमें डिफरेंट तरीके से बोला गया कि ब्रिक एंड मार्बल के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते की डिवाइड कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैंटिकास ईच कंसिस्टिंग ऑफ, सो 3 कैंटिकास है, 33 कैंटोज में वो डिवाइडेड है। 77 है, द सरफेस नैरेटिव ऑफ ड्राइडन, एब्सलम एंड अकिटोफिल इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो सरफेस नैरेटिव है जो ड्राइडन की बहुत ही फेमस वर्क है एब्सलम एंड अकिटोफिल, वो बाइबल से ली गई है, उसकी जो सरफेस नैरेटिव है। देन देखो सैमुअल टेलर कॉलरिज की जो पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनरर, जो कि पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड में, ठीक है, एंड यही शायद फर्स्ट पोएम थी लिरिकल बैलेड की। द लास्ट पोएम वर्ड्सवर्थ की थी टिंटन्स एबे, राइट। तो उसमें पूछा गया आपको कि अ कर्स फॉल ऑन द शिप, तो कर्स जो है वो शिप के ऊपर फॉल हो गया। रीजन क्या है? क्योंकि मैरिनर ने शूट कर दिया था एक एल्बेट्रस, ठीक है। 79 क्वेश्चन देखिए, हु द शेक्सपियर कॉन्टेम्पररीज एंड यूनिवर्सिटी विट्स डज नॉट राइट ट्रेजेडी, सो इट्स जॉन लीली। मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉन लीली कॉमेडी राइटर थे, ट्रेजेडी वो नहीं लिखते थे, और इकलौते यूनिवर्सिटी विट्स थे जिन्होंने कॉमेडी लिखना पसंद किया था। 80 देखेंगे हम, द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वॉज, सो सबसे पहले ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे जॉन ड्राइडन, उनके बाद है थॉमस शैडविल, और तीसरे नंबर पे आते हैं नेहम टेट, ठीक है। आपका 81 क्वेश्चन पूछा है, द एसेंशन ऑफ जेम्स फर्स्ट इन डैश inaugurated the Jacobean age, so 1603, before him when Elizabeth I was ruling, तो एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उनकी डेथ के बाद जेम्स फर्स्ट आए, तो 1603 से ही जेकोबियन एज चालू होता है। ड्राइडन की फेमस वर्क ऑल फॉर लव किस तरीके से लिखी हुई है? दैट पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है 83, हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ द आइडिया, सो वेरी सिंपल, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो भी वर्क है ना वो ड्रामा ऑफ आइडियाज है, बहुत ही फेमस इनके वर्क्स है जो पब्लिक को आइडिया दिखाती है और सोचने पे मजबूर कर देती है कि सोचो इस बारे में, चीज़ें ऐसी भी हो सकती है। इंग्लैंड इन 20th सेंचुरी। 84 क्वेश्चन देखो, रेनेसा मेड इन ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, तो रेनेसा ने मॉडर्न पोइट्स के ऊपर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला था। पोप की एक वर्क है लेटर टू एराबेल इन द रेप ऑफ द लॉक, स्टेट्स दैट ही बोरो हिज सुपर नेचुरल मशीनरी फ्रॉम, तो रोसित क्रूशियन से उन्होंने क्या किया था, एक सुपर नेचुरल मशीनरी वो बोरो किया था, ठीक है, रोसी क्रूशियन। 86 हम देखेंगे, विच पोएम रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन प्रेज ऑफ रेस्टोरेशन एंड मोनार्की, सो कौन सी ऐसी पोएम है जो ड्राइडन ने लिखी थी जिसमें रेस्टोरेशन को, मोनार्की को वो प्रेज कर रहे हैं? सो एस्ट्रिया रिडक्स, ठीक है। 87 एंड आई गेस द लास्ट क्वेश्चन, यस, इज द सरफेस नैरेटिव ऑफ ड्राइडन, सो देखो ये एक बार और आ चुका है, ये सेकेंड बार आ रहा है, दैट मीन्स कि रेपिटेटिव है ना, 2-3 पेपर को मिला के देखा है तो ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, जिसमें वो क्या पूछ रहे हैं कि एब्सलम एकिटोफिल की जो सरफेस नैरेटिव है वो कहाँ से ली गई है, दैट इज फ्रॉम द बाइबल। सो ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी जो नेक्स्ट हिस्ट्री की PYQ2 होगी उसमें हम यहीं से चालू करेंगे, मे बी वो 1 लिखा हो, आई डोंट रिमेंबर, मे बी मार्किंग में 1 2 3 4 लिखा, बट आप उसको 88 ही समझना, ठीक है। सो वेल, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड डेफिनेटली मुझे अपना ओपिनियन बताइएगा कि ये ऑप्शन एलिमिनेशन का आइडिया अच्छा है या बुरा है, क्योंकि नेक्स्ट जब भी मैं PYQ3 ले आऊँगी तो उसमें मैं ऑप्शन नहीं रिमूव करूँगी ना, मेरा मेहनत कम लगेगा, मैं सिंपली उसको डाउनलोड करके आपको शो करके टिक मार्क कर सकती हूँ, या हाईलाइट कर दूँगी या अंडरलाइन कर दूँगी ना, तो मेरे लिए ईजी होगा।
बट अगर आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका टाइम बचता है, आपको चीज़ें सीधी सीधी मिल जाती हैं, फिर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो ऑल राइट, थैंक यू एंड जय हिंद।